बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज की वीडियो के अंदर हाई फंजाई से रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और टर्म्स जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर आती रही हैं। तो ये आप वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों के एक तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और दूसरा कुछ पास्ट पेपर्स का आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी टर्म्स हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो मैं इंशाल्लाह उनकी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। इससे पहले हाई फंजाई सेमेस्टर 5 में शामिल होता था और इसका कोड था बॉट 301, लेकिन इस दफा ये अब 6 सेमेस्टर है, यानी कि न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग ये 6 सेमेस्टर में है और इसका कोड है बॉट 323 और 24 इसका लैब का कोड है। ये आपको मालूम है। तो हम चलते हैं जरा इस डिस्कशन की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स और कौन कौन से क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट थे रिलेटेड टू द शॉर्ट क्वेश्चंस। मैं हूं आमिर इसाक और आप देख रहे हैं आमिर इसाक ऑनलाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, तो आप लोगों के लिए उम्मीद ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग इसको फिर एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह सारी टर्म्स जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। सो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं जी। फर्स्ट टर्म, यू नो सेंट्रम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। ये आपको पास्ट पेपर्स में हर दफा तकरीबन लॉन्ग क्वेश्चन में आता रहा है क्वेश्चन। तो सेंट्रम का वर्ड हमें मोस्टली बुक्स में लिखा नजर नहीं आता। तो बेसिकली इसमें क्या है, पास्ट पेपर्स में भी मैं बताता रहा हूँ आप लोगों को, तो आप दोबारा से सुन लें कि दिस इज एन एस्कोकार्प। दूसरा इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो एस्कोमा है। रूरल वर्ड क्या है, एस्कोमेटा है। तो इसका मतलब इसका एस्कोमाइसीड्स या एस्कोमाइकोटा से इसका ताल्लुक है। इस वजह से ये सारी टर्म्स इसके लिए यूज होती हैं। लेकिन इसके लिए एक और टर्म है जो कि फ्रूटिंग बॉडी के अकॉर्डिंग यूज होती है फंजाई में, स्पोरोकार्प। So this is the fruiting body sporocarp of an ascomycete phylum fungus. So it consists of very tightly interwoven hyphae. So ये मुख्तलिफ शेप में फिर चेंज हो जाते हैं जब ये हाइफी अपने आप को compactly अरेंज करते हैं। So they may contain millions of asci. So each of which typically contains 4 to 8 ascospores. Normally 8 होते हैं लेकिन ये 4 भी हो सकते हैं। सो एस्कोकार्प्स आर मोस्टली कॉमनली जो हमारे पास इसकी शेप आती है वो कप शेप या बॉवल शेप हम लोग उसको बोलते हैं, जिसको हम एपोथीशिया कहते हैं। इसी तरह से समटाइम्स स्फेरिकल शेप होती है जो कि हर तरफ से बंद होता है विदाउट एन ओपनिंग, तो इसको हम क्लिस्टोथीशिया बोलते हैं। और फिर फ्लास्क शेप में आपको ये मिल सकते हैं जिसको हम पेरीथीशिया कहते हैं। तो ये सारी चीजों का ताल्लुक था सेंट्रम से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको जरूर याद रख लें। लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन आता रहा है पास्ट पेपर्स में। हम चलते हैं सेकंड टर्म, हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म जो फायर फंजाई में यूज होती है वो है हेटेरोकैरियोसिस। ये आपको पता है कि 2 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई जब आपको एक ही सेल के अंदर मिलते हैं तो फिर हम ये वर्ड बोलते हैं। तो इसको हम टेक्निकली या जरा प्रॉपर वे में डिफाइन कैसे करेंगे। सो इट रेफर्स टू द कंडीशन इन सेल्स वेयर 2 और मोर जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई शेयर वन कॉमन साइटोप्लाज्म। क्योंकि ये स्टेज आपको कब नजर आती है, दिस इज द स्टेज आफ्टर प्लाज्मोगेमी। जब साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, 2 हाइफी आपस में आकर फ्यूजन करते हैं, तो फिर एक ही सेल के अंदर दोनों का साइटोप्लाज्म होता है, दोनों के न्यूक्लियाई होते हैं, बट वो स्टिल अभी फ्यूज नहीं हुए होते। सो एंड बिफोर कैरियोगेमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई से पहले। सो इसी वजह से हम इसको ना तो फिर 1n कहते हैं यानी हैप्लॉइड, और ना ही इसको हम लोग फिर 2n बोलते हैं यानी कि डिप्लॉइड। सो इट इज इन द सेक्सुअली प्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फंगल ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट, पैरासेक्सुअल साइकिल और पैरासेक्सुअलिटी। यू नो कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता रहा है पास्ट पेपर्स में, इसकी सिग्निफिकेंस भी पूछी जाती रही है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो फिर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। सो द पैरासेक्सुअल साइकिल is defined as a cycle in which plasmogamy, karyogamy and meiosis, जिसको हम हैप्लॉइडाइजेशन कहते हैं, so take place but not at a specified time और एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट। सो कुछ लोग जैसे कि कुछ इसमें कहा जाता है कि कैरियोगेमी होती ही नहीं है, और कुछ जगहों पर तो ये भी लिखा हुआ है कि मियोसिस भी नहीं होती। यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन फिर जो फंजाई को हासिल करना होती है, स्पेशली इस केस में जब वो ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हो, ना कैरियोगेमी ना कुछ और, तो फिर वो इस प्रोसेस से अपनी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करते हैं। सो जनरली पैरासेक्सुअल साइकिल अकर्स इन दोज फंजाई इन विच ट्रू सेक्सुअल साइकिल डज नॉट टेक प्लेस। द मेंबर्स ऑफ क्लास डिटिरियोमाइसिड्स, इसको हम फिर इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टी का नाम देते हैं, उसमें स्पेशली आपको प्रोसेस मिलता है इन विच सेक्सुअल साइकिल डज नॉट अकर, सो एग्जिबिट पैरासेक्सुअल साइकिल जनरली। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास टर्म हाइपोजियस एंड एपीजियस। इन दोनों का कंपैरिजन अक्सर पूछा जाता है। ये प्लांट्स में भी वर्ड यूज होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन, एपीजियल जर्मिनेशन, सीड के हवाले से। तो हाइपो मीन कहते हैं नीचे, एपी मीन कहते हैं ऊपर। तो दैट्स वाई जब हम हाइपोजियस का वर्ड बोलेंगे, और स्पेशली फंजाई में फ्रूटिंग बॉडी से रिलेट करके ये वर्ड बोला जाता है। सो दीज आर द फ्रूटिंग बॉडीज
बॉडीज आर हाइपोजियस इफ दे ग्रो अंडरग्राउंड, तो नीचे होने की वजह से इसका नाम हाइपोजियस है। उसके बाद फिर ये एक और इसके बारे में आप पॉइंट याद रखेंगे, दे यूजुअली कॉल्ड ट्रफल्स आर फॉल्स ट्रफल्स, तो ये मोस्टली फंजाई जिनमें ये आपको फ्रूटिंग बॉडीज मिलती हैं हम इनको ट्रफल्स कहते हैं, जिनको फिर हम दूसरा साइंटिफिक नेम देते हैं ट्यूबर्स। ट्यूबर आपको पता है कि अंडरग्राउंड फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, अंडरग्राउंड ऐसी बॉडीज जिसमें फूड स्टोर हो जाती है। सो एडिबल फंजाई से ताल्लुक है इनका। ड्यूरिंग देयर एवोल्यूशन ट्रफल्स लॉस्ट देयर एबिलिटी, जब एवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो इनके अंदर फिर इन फंजाई के अंदर जो डिस्पर्सल थी स्पोर की बाय एयर करंट वो खत्म हो गई थी। सो आखिरी बात इसके बारे में जो आप लोगों को पीजीएस के साथ कंपैरिजन बल्कि अब नेक्स्ट आएगा उसके अंदर देखनी है, तो फ्रूटिंग बॉडीज आर एपीजीएस इफ दे ग्रो ऑन ग्राउंड, एपी का मतलब ऊपर, इसी तरह से एपीजीएस आर यूजुअली मशरूम, वो ट्रफल्स कहलाती हैं और ये ज्यादा मशरूम्स कहलाते हैं। सो इनके स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स कर सकते हैं थ्रू विंड। तो इस तरह तीन चीजों का कंपैरिजन करके आप एक छोटा सा डिफरेंस बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट एक वर्ड है डोलीपोर सेप्टम, और ये मोस्टली हमें बुक में जो लिखा होता है या समटाइम वो क्लियर नहीं होता, समझ नहीं आता, तो जरा आसान वर्ड्स में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, सो डोलीपोर सेप्टम आर या सेप्टा आर स्पेशलाइज्ड डिवाइडिंग वॉल्स हैं बिटवीन सेल्स, जिसमें सेप्टेशन होती है, यानी सेप्टेड हाइफी में ये वर्ड बोला जाता है। सो फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल स्पीशीज ऑफ फंजाई इन फाइलम बेसिडियोमाइकोटा, तो ये बेसिडियोमाइकोटा में बड़ा इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल फीचर है जिससे हम इसकी आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं। सो अनलाइक मोस्ट फंगल सेप्टा दे हैव अ बैरल शेप, जैसे अभी आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है। सो बैरल शेप का मतलब ये जैसे एक्स्ट्रा कवरिंग सी बन गई है, जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है इसके ऊपर डेवलप हो गई है सेप्टम के ऊपर। सो स्वेलिंग अराउंड द सेंट्रल पोर, तो ये दरमियान में पोर था जिसको कवर कर लिया एक्स्ट्रा ये स्ट्रक्चर ने। सो इसका डायमीटर अगर आपसे पूछा जाए तो 0.1 से लेकर 0.2 ये जो है माइक्रोमीटर तक हो सकता है। तो उसके बाद फिर जी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वन हमारे पास जो टर्म है, तो जी वो नेक्स्ट वन हमारे पास जो टर्म है वो है क्रोजियर फॉर्मेशन। अब ये ना समटाइम कंपैरिजन में याद रख लें कि डोलीपोर सेप्टम का ताल्लुक बेसिडियोमाइकोटा से था और क्रोजियर फॉर्मेशन का ताल्लुक एस्कोमाइकोटा से है, यानी दोनों के एनाटॉमिकल फीचर के हवाले से हमें ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ सकता है कि डोलीपोर सेप्टम रिलेटेड टू विच ग्रुप ऑफ फंजाई, तो आप कहेंगे बेसिडियोमाइकोटा, एंड क्रोजियर फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एस्कोमाइकोटा। So this is an anatomical feature of many fungi in the phylum Ascomycota that forms at the base of asci and looks like a hook-topped shepherd's staff और स्टाइलाइज्ड जो रिलीजियस क्रोजियर है ये भी उसको टर्म दी जाती है। सो क्रोजियर रिजेंबल्स एंड फंक्शन सिमिलरली टू क्लैम्प कनेक्शन। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म और भी है क्लैम्प कनेक्शन, ये आपको अगेन फंजाई की ग्रुप में बेसिडियोमाइकोटा में मिलेगी, तो आप लोग इसको फिर उसके साथ भी कंपैरिजन में याद रख लें। जो क्लैम्प कनेक्शन है वो बेसिडियम के हवाले से वर्ड है, वो उसके लिए बोला जाता है, और एस्कोमाइकोटा में क्रोजियर फॉर्मेशन। अब ये आपको जैसे नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर भी, ये जो हेट्रोकैरियोटिक जैसे हाइफी होते हैं दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई, सो वो ऊपर वाला टॉप का जो सेल होता है टर्मिनल सेल वो लंबा हो जाता है और उसके बाद उसी की एक आउटग्रोथ सी हुक सी निकल आती है जिसको हम हुड लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, और फिर उसके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करने के बाद आपको अलग अलग सेल्स में जाते नजर आते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द सेप्टम। सो जिसकी वजह से ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, जिसमें फिर बाद में यही दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर सो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको फिर हम लोग एस्कस कहते हैं। तो ये एस्कस की जो डेवलपमेंट है ये भी पास पेपर्स में पूछी जाती रही है, तो क्रोजियर फॉर्मेशन से रिलेट करके आप उसको भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये कुछ बातें क्लैम्प कनेक्शन के साथ कंपैरिजन में भी आपने याद रखनी होती हैं। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट जो हमारे पास सारी वर्ड उसमें से लाइकन बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये क्या होता है, समटाइम इसकी डेफिनेशन, समटाइम इसकी क्लासिफिकेशन। सो ये आपसे पूछी जाती रही है पास पेपर्स में, तो अगर हम इसको एक प्रॉपर वे में डिफाइन करना चाहें तो दिस इज अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म, जिसके लिए एक और वर्ड डुअल ऑर्गेनिज्म भी यूज होता है। सो दैट इमर्जेस फ्रॉम एल्गी और साइनोबैक्टीरिया लिविंग अमंग द फिलामेंट्स ऑफ द फंजाई। तो इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। जो फंजाई के मेंबर्स हैं वो मोस्टली एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करते हैं, फिर हम एल्जल पार्टनर को फाइकोबायोन्ट कहते हैं और फंगल पार्टनर को माइकोबायोन्ट का नाम देते हैं। अब इसमें क्या फायदा होता है फंजाई को और क्या फायदा होता है एल्गी को, ये भी आप इसमें एक्सप्लेन कर देंगे डेफिनेशन के साथ साथ। तो फंजाई बेनिफिट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एल्गी और साइनोबैक्टीरिया वाया फोटोसिंथेसिस। और एल्गी को क्या फायदा हो रहा होता है, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया बेनिफिट बाय बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट बाय द फिलामेंट्स ऑफ फंजाई, जो कि उसको
डेसिकेशन से, स्ट्रॉन्ग लाइट से बचाती हैं। इसके अलावा क्या फायदा देती है फंजाई, विच ऑल्सो गैदर मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड यूजुअली प्रोवाइड एन एंकर टू इट। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट हमारे पास जो टर्म यूज हुई, सुरीडिया एंड इशिडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास ये दो वर्ड्स हैं, लाइकन्स ही से इसका ताल्लुक है और उनकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर ये यूज होते हैं वर्ड सुरीडिया एंड इशिडिया। इनका अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे तो सुरीडिया जो है वो मिन्यूट का मतलब छोटे हैं, राउंडेड हैं, सो पाउडरी वेजिटेटिव प्रोडक्टिव बॉडीज हैं, सो पाउडर की फॉर्म में ये डिस्पर्स होते हैं वहां से लाइकन की सरफेस से। सो इन लाइकन फॉर्म्ड ऑन द थैलस सरफेस इन पस्ट्यूल लाइक एरियाज कॉल्ड सोरेलिया, तो उस एरिया को हम जहां से ये प्रोड्यूस होते हैं सोरेलिया का नाम दिया जाता है। दूसरी बात जो इसके बारे में आप याद रखेंगे वो ये कि ईच सोरिडियम कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू एल्गल सेल्स सराउंडेड बाय द फंगल हाइफी। नेक्स्ट वन, सोरिडिया डिटैचेस फ्रॉम द थैलस, यानी कि उसके ऊपर से उतर जाते हैं एंड आर कैरिड अवे बाय विंड, और हवा इनको फिर आगे ले जाती है, ऑन फॉलिंग ऑन सुटेबल सबस्ट्रेटा इट जर्मिनेट्स एंड गिव राइज टू द न्यू थैलस, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन रिप्रोडक्शन। उसके कंपैरिजन में अगर हम इशिडिया की बात करें, सो दीज आर स्टार्क, पहली बात तो ये डिफरेंस में आ गई, ब्रांच होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, पैपिलेट होते हैं, यानी कि फिंगर लाइक आउटग्रोथ की फॉर्म में नजर आते हैं। सो दूसरी बात, इट कंसिस्ट ऑफ एल्गल सेल्स एंड फंगल हाइफी, जिसको डेफिनेट एक कॉर्टेक्स यानी कि कंपैक्ट हाइफी जो है वो कवर कर लेते हैं। और इसका अलावा एक और बहुत बड़ा डिफरेंस जो सोरिडिया से आपको मिलेगा कि ये डीटैच होकर अगर जाएंगे तो न्यू थैलस तो बनाएंगे, बट ये समटाइम अटैच रहते हैं उसी थैलस के ऊपर, जबकि सोरिडिया अटैच नहीं रहते। सो इफ इट रिमेन्स इन द पेरेंट थैलस इट विल इंक्रीज द फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट वन, हमारे पास इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से भी इसमें से कुछ बातें पूछी जा सकती हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोर्स एंड कोनिडिया। सो यू नो कि बोथ ऑफ दीज आर यूज्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई, बट बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। स्पोर्स के बारे में आप पहली बार याद रखेंगे कि दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, यानी कि एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियाई आपको मिल सकते हैं। दूसरी बात, ये दोनों तरह से प्रोड्यूस होते हैं, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। सेक्सुअल के अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं एस्कोस्पोर्स की, बेसिडियोस्पोर्स की। इसी तरह से ये मोटाइल और इमोटाइल दोनों होते हैं, यानी इनके लिए टेक्निकल टर्म फिर यूज होती हैं जूओस्पोर्स या प्लानोस्पोर्स और ए प्लानोस्पोर्स। फिर इसमें फ्लैजिलेटेड नॉन फ्लैजिलेटेड का कॉन्सेप्ट आता है। और आखिरी बात कि ये मोस्टली एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जैसे स्पोरेंजियम के अंदर, एस्को जो है वो एस्कस के अंदर, लेकिन कभी कभी जैसे बेसिडियोस्पोर्स हैं तो बेसिडिया के बाहर ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। कोनिडिया, सो दीज आर सिंगल यूनिन्यूक्लिएटेड है, यानी कि एक सिंगल सेल में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होते हैं, कभी इनका ताल्लुक सेक्सुअल से नहीं होता। सो नॉन मोटाइल होते हैं, वो मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों हो सकते थे, ये हमेशा नॉन मोटाइल होते हैं, और ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, कभी भी किसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते। तो इस तरह से जस्ट ऑपोजिट हैं स्पोर्स और कोनिडिया इन प्रॉपर्टीज की बेस पर, बाकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं इनके आपस में। नेक्स्ट वन, हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है यूस्पोरेंजिएट एंड लैप्टोस्पोरेंजिएट, मोस्टली बुक्स में हमें नहीं मिलता ये डिफरेंस, लेकिन बड़ा आसान सा डिफरेंस है। जैसे यूस्पोरेंजिएट के हवाले से अगर हम बात करें तो ये लार्ज स्पोरेंजियम है, डेवलप्स फ्रॉम द मैनी इनिशियल सेल्स एंड प्रोड्यूसेस मैनी स्पोर्स, इसी वजह से यू का मतलब है ट्रू, तो ये ट्रू स्पोरेंजिया की सारी प्रॉपर्टीज शो करता है। जबकि लैप्टो के हवाले से अगर हम बात करें तो बिल्कुल उसको ऑपोजिट कर दें, जैसे वो लार्ज था तो ये स्मॉल है, वो मैनी इनिशियल सेल से डेवलप हुआ, ये सिंगल इनिशियल सेल से डेवलप हो रहा है, और उसके अंदर आपको बहुत सारे स्पोर्स मिलते हैं जो कि हम समटाइम काउंटलेस कहते हैं, इसमें डेफिनेट नंबर ऑफ स्पोर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास ही अपरकुलेट और इन अपरकुलेट, ये वर्ड है इन अपरकुलेट। सो इन अपरकुलेट और अपरकुलेट में बेसिक डिफरेंस अपरकुलम का है जो कि लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो दैट्स व्हाई अपरकुलेट एस्कस, ये एस्कस के लिए जो वर्ड यूज होते हैं दोनों। सो दीज हैज अ लिड और अपरकुलम व्हिच ब्रेक्स ओपन व्हेन द स्पोर्स आर मैच्योर एंड अलाउज द स्पोर्स टू एस्केप, तो ये लिड ऊपर से उतर जाता है या टूट जाता है या गिर जाता है, जिसके बाद फिर ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। सो ये यूनिट्यूनिकेट अपरकुलेट हम कहते हैं जिसके बाहर एक सिंगल कवरिंग होती है, समटाइम बाइट्यूनिकेट का वर्ड यूज होता है जिसमें फिर दो कवरिंग्स आ जाती हैं। सो ओनली अकर इन दोज एस्कोकार्प्स व्हिच हैव एपोथीशिया, तो इनका ताल्लुक सिर्फ एपोथीशिया जिनके अंदर होते हैं एस्कोकार्प यानी कप शेप फ्रूटिंग बॉडीज उससे है, जैसे कि मॉरल्स, तो इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम इन अपरकुलेट की बात करेंगे तो इनके अंदर कोई अपरकुलम नहीं होता, पहली बात,
उसकी जगह पर इनके पास क्या होता है, दे हैज एन इलास्टिक रिंग दैट फंक्शंस लाइक अ प्रेशर वॉल। तो ये फिर बाय फोर्स बाहर आते हैं। वंस मैच्योर द इलास्टिक रिंग ब्रीफली एक्सपैंड्स एंड लेट्स द स्पोर शूट आउट। तो ये जैसे मैंने बोला कि बाय फोर्स ये बाहर आते हैं। सो दिस टाइप अपीयर्स बोथ इन एपोथीशिया एंड पेरिथीशिया। तो दोनों तरह की ये फ्लोटिंग बॉडीज में ये आपको मिलेगा, जबकि उसका ताल्लुक सिर्फ एपोथीशिया से था। इसकी एग्जांपल हमारे पास है हाइपोमाइसिस, क्राइसोस्पर्मा। नेक्स्ट वन हम चलते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दो बड़ी इंपॉर्टेंट बेसिडियो कार्प से रिलेटेड ये वर्ड है, पार्शियल एंड यूनिवर्सल व्हील। ये कवरिंग्स होती हैं जो गिल्स के साथ रिलेट करती हैं जब हम बेसिडियो कार्प यानी मशरूम की बात करते हैं। नंबर वन, पार्शियल व्हील हैज टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू फाउंड ऑन द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ सम बेसिडियोमाइसीड्स फंजाई, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था। सो इट्स इंपॉर्टेंट रोल इज टू आइसोलेट एंड प्रोटेक्ट डेवलपिंग स्पोर्स प्रोड्यूसिंग ऑन द सरफेस represented by gills or tubes found on the lower surface of the cap। उसके कंपैरिजन में अगर हम यूनिवर्सल व्हील की बात करेंगे, so it is a temporarily membranous tissue that fully envelops immature fruiting bodies of the certain gilled mushroom। So number two, the developing scissors mushroom which may resembles with a small white sphere at this point is protected by this structure। तो इस तरह से एक छोटा सा कंपैरिजन आप इन दोनों का बता सकते हैं। पास पेपर से इनकी मैं कुछ डायग्राम भी आपको दिखाता रहा हूं, आप उनको वहां से भी जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन, हमारे पास इंपॉर्टेंट जो डिजीजेज हैं, कुछ को 3-4 इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं जो फंजाई से रिलेटेड है और इनका एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता रहा है। एर्गोटिज्म नाम से ही पता चल रहा है, एर्गट से इसका ताल्लुक है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है क्लेविसेप परप्यूरिया। तो ये बेसिकली एर्गट ऑफ राई, आपने डिजीज का नाम सुना होता है एफएससी वगैरह में भी। तो ये राई सीरियल क्रॉप्स में आता है। तो उसका जब हम आटा खाएं, अगर इन केस उसके अंदर कंटेमिनेशन हो चुकी हो एर्गट फंगस की, तो उस आटा को खाने से जो डिजीज होगी इंसान के अंदर उसको बोलेंगे एर्गोटिज्म। सो ये नर्वस सिस्टम की डिजीज है। सो इट इज द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एर्गट पॉइजनिंग ट्रेडिशनली ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ द अल्कलॉइड्स प्रोड्यूस्ड बाय द क्लेविसेप परप्यूरिया। तो ये पॉइजनस जो केमिकल्स हैं उसमें मौजूद हो सकते हैं उस आटे के अंदर, और उसके बाद फिर ये डिजीज इंसान में आ जाती है। सो दैट इन्फेक्ट्स राई एंड अदर सीरियल्स एंड मोर रिसेंटली बाय द एक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ एर्गोटीन बेस्ड ड्रग्स। ये एर्गोलिन वर्ड नहीं है, एर्गोटीन बेस्ड ड्रग्स। इट इज आल्सो नोन एज एर्गोटॉक्सिकोसिस, ये भी इसका नेम याद रख लें, एर्गट पॉइजनिंग भी याद रख लें, और सेंट एंथनीज फायर के नाम से भी इस डिजीज को हम लोग ज़हन में रख सकते हैं, जो आपको एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं और इंपॉर्टेंट ये नेम्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है डाउनी मिल्ड्यू। ये अब आप लोगों को एमसीक्यू में पास पेपर्स में आता रहा है, इसकी काज पूछी जाती रही है। सो डाउनी मिल्ड्यू रेफर्स टू एनी ऑफ द सेवरल टाइप्स ऑफ वो माइसीट माइक्रोब्स दैट आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑफ प्लांट्स। तो एल्ब्यूगो से भी समटाइम इसका ताल्लुक है। सो डाउनी मिल्ड्यू एक्सक्लूसिवली बिलोंग टू पेरोनोस्पोरेसी। सो ये एक फैमिली है जिसका इसका साथ ताल्लुक है। एमसीक्यूज के हवाले से याद रख ले, इन कमर्शियल एग्रीकल्चर दे आर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम फॉर ग्रोअर्स ऑफ क्रूसीफर्स, जो कि किसान है जो क्रूसीफर्स का मतलब ब्रासिकेसी फैमिली, उसके पौधों को ग्रो करवाते हैं, ग्रेप्स, वेजिटेबल्स, सो एंड दैट ग्रो ऑन वाइन्स। तो ये इन सारे प्लांट्स को खराब कर सकती है डिजीज। नेक्स्ट वन, डैम्पिंग ऑफ, जिसका ताल्लुक पिथियम से है। ये आपको अगेन एमसीक्यू आ गया था पास पेपर्स में। सो डैम्पिंग ऑफ तो हम इस तरह भी लिखते हैं, मिलाकर भी और अलग अलग भी। इट इज अ हॉर्टिकल्चरल डिजीज और कंडीशन काज्ड बाय द सेवरल डिफरेंट पैथोजेंस दैट किल और वीकन सीड्स और सीडलिंग्स। ज्यादा ये जो है इन स्टेजेस पर आपको अटैक करती नजर आएगी जब सीड में से अभी नया पौधा निकल रहा होता है। बिफोर और आफ्टर द जर्मिनेट इट इज मोस्ट प्रीवेलेंट इन वेट एंड कूल कंडीशंस। बाकी इसके बारे में क्या याद रखना है, कुछ नेम्स है फंजाई के जो इसको काज करती हैं। सो इट काज बाय नंबर ऑफ सीड एंड सॉइल बोर्न फंजाई एंड फंगस लाइक वोमाइसीड्स, जिसमें हम राइजोक्टिनिया सोलेनी इसको भी शामिल करते हैं, फिर एफेनोमाइसिस। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट आपको वर्ड नजर आ रहा है वो है पिथियम। इसके अलावा फाइटोफथोरा है, बोट्राइटस है, एटसेट्रा। तो इस तरह से ये काफी ज्यादा फंजाई हैं जो इसको डिजीज को काज करती हैं और ये काफी नुकसान पहुंचाती हैं, स्पेशली आपकी जो इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट डिजीज है वो है स्मट, और इसका कंपैरिजन रस्ट के साथ आप याद रखेंगे। तो स्मट आर मल्टीसेलुलर फंजाई कैरेक्टराइज्ड बाय देयर लार्ज नंबर ऑफ टीलियोस्पोर्स। अब इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात दोबारा बता दूं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था 2020 के पेपर में भी आ चुका है कि टीलियोमाइसीड्स को एज फाइटोपैथोजेनिक फंजाई के तौर पर डिस्कस करें। तो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर इसका आंसर कहाँ से लिखना है, समझ नहीं आ रही। तो मैंने बच्चों बता दिया था, पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, दोबारा सुनने के जो यूरिडीनेलिस हैं यानी रस्ट, और इसी तरह से जो अस्टीलैजिनेलिस ऑर्डर है जैसे स्मट।
तो इन दोनों ऑर्डर्स की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, स्पेशली पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्रॉप्स के हवाले से वीट, राइस एटसेट्रा, तो उसको थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है। मे भी हो सकता है आप इसमें थोड़ा लाइफ साइकिल की बात भी कर लें, लेकिन ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने डिस्कस करना है कि ये किस तरह से नुकसान पहुंचा रही हैं ये दोनों बीमारियां, स्मट और रस्ट, पाकिस्तान की इकोनॉमी को। तो इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो फिर वो कंट्रोल मेजर्स भी बीच में आएंगे, ठीक है। तो स्मट्स गेट देयर नेम फ्रॉम अ जर्मेनिक वर्ड, जो कि एक्चुअली डर्ट है, वहां से ये वर्ड निकला। इसके अलावा आपने सुना होता है कि ये सूट वर्ड है इंग्लिश का, जिसका मतलब ब्लैक पाउडरी मैस होता है, यानी जिसको हम उर्दू में कालक कहते हैं, वहां से भी ये नाम आता है। सो दे आर मोस्टली अस्टिलैजिनोमाइसीड्स, जैसे मैं अभी आपको बता चुका हूं। सो ये बेसिडियोमाइकोटा फाइलम है और उसकी फर्दर ये क्लासेस हैं, सो उससे इनका ताल्लुक है। सो इसके अलावा जी आप इसमें क्या याद रखेंगे कि स्मट आर सीरियल एंड क्रॉप पैथोजेनिक्स दैट मोस्टली नोटेबली अफेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ ग्रास फैमिली, जो मैं पीछे बता चुका हूं अभी कि जी सीरियल क्रॉप्स में मेज, बार्ले, व्हीट, ओट, शुगर केन एटसेट्रा, तो उनको ये ज्यादा जो है वो अफेक्ट करती हैं। इसके कंपैरिजन में हम रस्ट की अगर बात करेंगे तो दीज आर प्लांट डिजीजेस काज्ड बाय पैथोजेनिक फंजाई ऑफ पक्सीनियलिस। पक्सीनिया ग्रामिनस ट्रिटी की साइंटिफिक नेम आपने रस्ट का पढ़ा होता है, उसी से ये ऑर्डर का नाम है पक्सीनियलिस, लेकिन प्रीवियसली इसको हम क्या कहते रहे और अभी भी नाम देते हैं यूरिडिनेलिस। जैसे मैं पीछे अभी बता रहा था, तो यूरिडिनेलिस और अस्टिलैजिनेलिस ये दोनों को कोलेक्टिवली हम कहते हैं टीलियोमाइसीड्स, क्योंकि टीलियोस्पोर्स दोनों के लाइफ साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं, चाहे उनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है। सो रस्ट गेट देयर नेम्स बिकॉज दे आर मोस्टली कॉमनली ऑब्जर्व्ड एज डिपॉजिट्स ऑफ पाउडरी रस्ट कलर, जिसको हम ब्रिक रेड कलर, ब्राउन कलर कहते हैं, जंग जिस तरह से होता है, तो उस तरह का ये कलर होता है इनके स्पोर्स का। सो रस्ट फंजाई आर ऑब्लिगेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रख लें। स्मट फैकल्टेटिव पैरासाइट है, जबकि रस्ट ऑब्लिगेट। इसका मतलब भी आपसे पूछा जा सकता है, फैकल्टेटिव कहते हैं जो कि आपको ज्यादा तौर पर जो है वो अपने होस्ट के अलावा कल्चर मीडियम पर भी ग्रो करता नजर आए, जबकि ऑब्लिगेट सिर्फ और सिर्फ अपने होस्ट पर ग्रो करता है, कल्चर मीडियम पर ग्रो नहीं करता। सो दैट ओनली इनफेक्ट लिविंग प्लांट्स, इन्फेक्शंस बिगन व्हेन अ स्पोर लैंड्स ऑन अ सुटेबल सरफेस, जर्मिनेट्स, इन्वेड्स। बाकी बातें आपको बताएं एक्स्ट्रा, तो वो आप लोग आखिरी एक और बात इंपॉर्टेंट नोट कर लें, लास्ट लाइन पे जैसे लिखा हुआ प्लांट पार्ट्स में कौन कौन से प्लांट पार्ट्स पर ये ज्यादा इन्फेक्शन काज करती है रस्ट, लीव्स, पेट्यूल्स, टेंडर शूट, स्टेम, फ्रूट। तो इसका मतलब ज्यादा वेजिटेटिव पार्ट्स, ये फ्रूट को निकालकर। और अगर हम स्मट की बात करेंगे तो वो फिर ज्यादा इन्फ्लोरेसेंस एरिया पर अटैक करती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर अटैक करती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारे पास दो टर्म्स थी, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी दफा पास पेपर्स में ये पूछा गया इनके बारे में, आर्टोशियस, हेट्रोशियस। तो हम लोग इसका एक से ज्यादा डिफरेंस भी बता सकते हैं, लेकिन जो की डिफरेंस है इनमें वो क्या है कि आर्टोशियस पैरासाइट्स में जो पैरासिटिक फंगस है कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल ऑन अ सिंगल होस्ट, while heterogeneous rust is a parasitic fungus that requires 2 or more host species to complete its life cycle। इसी वजह से हेटेरोशियस के लाइफ साइकिल में दो तरह के स्पोर्स होते हैं जस्ट, और हेटेरोशियस में ऑलमोस्ट 5 टाइप्स के स्पोर्स आपको मिलते हैं, जैसे पक्सीनिया ग्रामिनस मैं अभी पीछे बता रहा था, तो वो बारबेरी प्लांट और वीट प्लांट दोनों पर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने की वजह से हेटेरोशियस कहलाती है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टर्म थी, वेरी इंपॉर्टेंट, टीलोमॉर्फ और एनामॉर्फ का डिफरेंस अक्सर पूछा जाता रहा है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म याद रख ले, होलोमॉर्फ। टीलोमॉर्फ और एनामॉर्फ में क्या डिफरेंस है, जैसे थर्ड लाइन से मैं पढ़ूं तो अगर लिखा हुआ है एनामॉर्फ इज अ एसेक्सुअल स्टेज ऑफ फंगस और टीलोमॉर्फ इज अ सेक्सुअल स्टेज ऑफ सम फंगस, जबकि होलोमॉर्फ हम वर्ड यूज करते हैं इंटायर फंगस के लिए इंक्लूडिंग बोथ एनामॉर्फ एंड टीलोमॉर्फ। तो जिस तरह डिटिरोमाइसीड्स हैं इम्परफेक्ट फंजाई यानी फंजाई इम्परफेक्टी, जिसमें सिर्फ एसेक्सुअल फेज होती है, सेक्सुअल फेज बिल्कुल नहीं होती, तो उसको हमें एनामॉर्फ फंगस कहेंगे। और अगर किसी में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल स्टेज होगी इसको टीलोमॉर्फ कहेंगे, और अगर किसी में दोनों आपको मिलेंगी तो फिर हम होलोमॉर्फ का वर्ड बोलेंगे। लास्ट और इंपॉर्टेंट टर्म है सीडोमाइसीलियम, जो कि आपके साथ डिस्कस करना है। यीस्ट से इसका ताल्लुक है, यूनिसेलुलर फंजाई से इसका ताल्लुक है, जिसमें आप लोगों को नॉन हाइफल ये फंगस मिलती है, हाइफी नहीं होते। तो जब हाइफी नहीं होते तो माइसीलियम भी नहीं होता, क्योंकि माइसीलियम इज द ग्रुप ऑफ हाइफी। तो फिर ये वर्ड कब बोला जाता है, सीडोमाइसीलियम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यीस्ट, हेयर सेल्स जॉइन टुगेदर लाइक चेन रिजेंबलिंग स्मॉल ट्रू माइसीलिया। यानी जब कंडीशंस ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होती हैं तो एक बर्ड अभी ऊपर से उतर कर अलग नहीं होता सेल बनके के एक और उसके ऊपर बर्ड बन जाता है, फिर इसके ऊपर एक और बर्ड बन जाता है, फिर एक से ज्यादा जगहों से बर्डिंग शुरू हो जाती है, जैसे कि अब आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। तो आप लोगों को एक चेन नजर आती है बर्ड्स की, और वैसा लगता है कि जैसे ये कोई छोटा सा
हाइफी का ग्रुप है। सो इसी वजह से हम इसको फिर माइसीलियम कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये माइसीलियम नहीं होता, जिसकी वजह से सीडोमाइसीलियम हम इसके लिए वर्ड बोलते हैं, यानी कि फॉल्स माइसीलियम। तो बीड लाइक ब्रांच चेन्स ऑफ सेल्स कॉल्ड सीडोमाइसीलियम प्रोड्यूस इन रैपिड बडिंग कंडीशन। ये थी इंपॉर्टेंट टर्म्स ही, उम्मीद आप लोगों को ये फायदा देंगी फाइनल एग्जाम्स के लिए। इनको जरूर आप ज़हन में रखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि मोस्टली आपको पास पेपर्स में पूछी जाती रही हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन्हीं में से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में से बातें आपसे पूछी जाएंगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, अल्लाह आपको कामयाब करे और आपकी मेहनत का आपको भरपूर फल मिले और सिला मिले। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।